साल 1806 जून के एक दोपहर में अल्मोड़ा के गांव में ढोल दमाऊ के साथ गोरखा सेना की एक टुकड़ी मुनादी कर रही थी। जनता को चेतावनी दी जा रही थी कि आज के बाद कोई भी महिला अपने घर की छत पर ना जाए और अगर कोई महिला कपड़े सुखाने, धूप सेकने या किसी भी काम से छत पर जाती है तो उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इस मुनादी के बाद अगले कई सालों तक कुमाऊं और गढ़वाल की महिलाओं के लिए अपने ही घरों की छत पर निकलना वर्जित हो गया। जिसमें महिला ने इस वर्जना को तोड़ा, उसके परिवारों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गोरखा शासन में महिलाओं पर पाबंदी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। कोई विवाहित महिला अगर किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए देख ली जाती तो तलवार से उसकी नाक काट दी जाती और उस पुरुष की गर्दन उतार कर चौराहे पर टांग दी जाती। लोगों की ऐसी निर्मम हत्या करने के बाद उनके शरीर को किसी ऊंचे स्थान पर लटका दिया जाता ताकि गिद्ध उसे नोच सके। हॉलीवुड की पीरियड फिल्म सरीखी ये बात आपको शायद तालिबान के शासन की याद दिला रही हो, लेकिन ये दमन हमारे पुरखों के ऊपर सालों तक होता रहा है। उस दौर में जिसे इतिहास गोरखानी के नाम से जानता है, वही गोरखानी जो दुनिया के सबसे क्रूर शासनकालों में से एक है, जहां लोगों की हत्या कर देना और उन्हें गुलाम बनाकर बेच देना एक सामान्य चलन था और जहां अनाजों से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की मंडियां सजा करती थी। आज हम आपको उसी गोरखानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये बता देना भी जरूरी है कि इसे इतिहास में घटित हुए एक कालखंड के रूप में ही देखा जाए। वह कालखंड जब नेपाल के राजाओं और सेना ने गढ़वाल और कुमाऊं में शासन किया, लूट की और अत्याचार भी किए। लगभग वैसे ही अत्याचार जैसे गढ़वाली सेना ने कभी सिरमौर रियासत पर तो कभी तिब्बत पर किए थे, जिसे उस वक्त दोलपा भी कहा जाता था। लिहाजा आज की कहानी में इतिहास के जिस काले अध्याय का जिक्र है, उसे किसी भी तरह वर्तमान में द्वेष का कारण या आधार न बनाया जाए। वैसे भी ये अध्याय गोरखा समाज या नेपाल की आम जनता की बात नहीं करता। वहाँ की जनता तो उस दौर में खुद भी वही दमन झेल रही थी जो हर राजशाही में जनता झेलती है। इसलिए इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये दोहराना जरूरी है कि दमन हमेशा सत्ता करती है, कोई समाज नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा की स्पेशल सीरीज एम्पायर। साल 1790 गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। गोरखाओं की नजर अब गढ़वाल पर भी थी, जहां के राजनीतिक हालात इस दौर में छिन्न भिन्न थे। ऐसे में 1791 में हर्षदेव जोशी की सहायता से गोरखाओं ने गढ़वाल पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने गढ़वाल में लंगूरगढ़ पर घेरा भी डाल लिया, लेकिन उसे हथियाने में सफल न हो सके। उन्हें यह सफलता करीब 10 साल बाद 1804 में मिली। तब गढ़वाल एक विनाशकारी भूकंप की चपेट में आया था। हजारों लोग इस भूकंप में मारे गए थे और श्रीनगर में स्थित गढ़वाल के राजा का महल तक ढह चुका था। इसी का फायदा उठाकर गोरखाओं ने आक्रमण किया और कुमाऊं से गढ़वाल तक अपना शासन स्थापित कर लिया। यहाँ उन्होंने अस्थायी राजा या गवर्नर को सत्ता में बैठाने की बजाय सीधे अपने सेनापतियों को सत्ता सौंप दी। इन सेनापति सामंतों को सुब्बा कहा जाता था। कुमाऊं विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर और उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास किताब के लेखक प्रोफेसर अजय रावत लिखते हैं कि गोरखाओं ने कुमाऊं के चंदों की नीतियों और प्रशासनिक तौर तरीकों की नकल नहीं की, बल्कि अपनी ही प्रशासनिक तंत्र की यहाँ स्थापना की। उन्होंने यहाँ बड़ी सख्ती के साथ शासन किया। इसका प्रमुख कारण ये भी था कि सामाजिक दृष्टि से हिंदू लोग गोरखाओं को अपनी तुलना में कमतर समझते थे। इस कारण गोरखा प्रशासक हिंदुओं को दमित कर आतंकित रखना चाहते थे। प्रोफेसर अजय रावत लिखते हैं कि उनका राजा आवश्यक राजपूत था। वो भारतीय मूल का एक राजस्थानी राजपूत था, जिसके वंशज तब नेपाल की पहाड़ियों में चले गए थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया था। यही राजपूत वंश कालांतर में शाह की उपाधि धारण कर नेपाल का शासक बन बैठा। जिस तरह से गढ़वाल और कुमाऊं के लोग गोरखाओं को धर्म के लिहाज से कमतर समझते थे, उसी तरह गोरखा शासक भी यहाँ के लोगों को विधर्मी समझते थे। इसका एक बड़ा कारण कुमाऊं और गढ़वाल में समाज की बनावट और यहाँ की सांस्कृतिक पद्धतियां थी, जो गोरखा पद्धति से मेल नहीं खाती थी।
गोरखाओं के लिए कुमाऊं के ब्राह्मण, जो उस समय चंद वंश के राज शासन में प्रमुख भूमिका निभाते थे, ऐसे देशद्रोही और धोखेबाज थे जिनका दमन करना गोरखा नितांत अवश्य समझते थे। लिहाजा 1806 में बड़ा बमशाह के सुब्बा यानी सेनापति बनने तक उससे पहले के सुब्बा काजी, जमादार, फौजदार, नानी हवलदार, दफ्तरी आदि ने काफी निरंकुश ढंग से कुमाऊनी रियासत पर शासन किया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाली, पछाऊ, सल्ट और उसके आसपास के गांव के थोकदार, सयाने और प्रधान सब भागकर पलायन कर गए। अतः चौतरिया बड़ा बमशाह को राजकाज अपने हाथ में लेना पड़ा। लेकिन नेपाली सेनापति बड़ा बमशाह की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद भी क्रूरता कम नहीं हुई। उसने चंद रियासत के दीवानों, राजकर्मचारियों, फर्त्यालों और मेहरा राजपूतों को कुचल दिया। कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं कि बड़ा बमशाह ने जब चंद रियासत के खास दीवानों और कर्मचारियों के साथ ही उन तमाम लोगों को कुचल दिया जो गोरखा सत्ता को चुनौती दे सकते थे, तो आम कुमाऊनी लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। कारण स्पष्ट था, सामान्य जनता के लिए जैसे चंद राजा थे वैसे ही गोरखा भी थे। उनके लिए केवल राजा बदले थे। चंदों के समय में भी उनका दमन चक्र कोई कम नहीं था। सयाने, थोकदार और प्रधान राजस्व वसूली के नाम पर जनता का बहुत उत्पीड़न करते थे। गांव के प्रधान सयानों या थोकदारों के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा सयानों और थोकदारों को भी दस्तूर देना पड़ता था और राज आज्ञा के अनुसार उन्हीं के हुक्म और आदेशों का पालन करना पड़ता था। लेकिन बाद में आम जनता का जो उत्पीड़न हुआ, उसमें गोरखाओं ने कुमाऊं के चंद वंश और इधर गढ़वाल के परमार वंश को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। 1791 में जब अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार हुआ, तब नेपाल नरेश रण बहादुर शाह की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। ऐसे में उसका चाचा चौतरिया बहादुर शाह उसके संरक्षक की हैसियत से शासन करता था। अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेने के बाद वो कुमाऊं का राजकाज सेनापति अमर सिंह थापा को सौंपकर नेपाल लौट गया। अपने साथ में बोझ ढोने वाले कुमाऊं के अनेक काश्तकारों को भी वो नेपाल ले गया। इधर अमर सिंह थापा ने विद्रोहियों का दमन किया और चंदों के समय से चले आ रहे कुशासन को सुव्यवस्थित किया। इसके लिए उसने शूरवीर थापा और जगजीत पांडे का सहयोग लिया। उसने गोरखा आक्रमण से भयभीत और पलायन कर चुकी जनता को अपना फरमान जारी कर दोबारा अपने अपने गांवों में आकर बसने का आह्वान किया। इस प्रकार राजधानी अल्मोड़ा में धीरे धीरे शांति स्थापित होने लगी और लोग दोबारा अपना घर बसाने लगे। गोरखाओं की राज में कुमाऊं में जैसे ही शांति स्थापित होने लगी, आम लोगों पर टैक्स थोपने का सिलसिला भी शुरू हो गया। गोरखा शासक केवल जमीन और जंगल के मालिकों से ही सख्ती से नगद लगान वसूल करते थे। शिल्पकारों से नगद धनराशि नहीं ली जाती थी, बल्कि उनसे हस्तकारी का कार्य यानी वो जो काम करते थे वही काम रियासत के लिए फ्री में करवाया जाता था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कुमाऊं में खेती किसानी करने वाली बड़ी आबादी को इस बात से कोई सरोकार नहीं रह गया था कि अब सत्ता किसके हाथ पे है। चंद राजाओं की लगातार अदला बदली और खाली खजाने को भरने के लिए अनेक तरह के करों के कारण जनता वैसे भी बहुत परेशान थी, लेकिन गोरखाओं ने तो कहर ही ढा दिया। एटकिंसन अपने हिमालयन गजेटियर में लिखते हैं कि गोरखाओं ने एक नया कर लगाया, लेकिन जब किसी ने भी ये कर नहीं चुकाया तो गोरखाओं ने एक दुस्साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कुमाऊं के 1500 गांवों के मुखियाओं को फरमान भेजा कि वो तुरंत अल्मोड़ा पहुंचे, ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि इस नए टैक्स से उनके गांव का क्या फायदा हो सकता है। तय तारीख को जब सभी मुखिया वहां पहुंचे तो सभी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, इन सभी मुखियाओं के शवों को उनके गांव भेजा गया ताकि गोरखाओं की दहशत को पूरा क्षेत्र महसूस कर सके। एटकिंसन लिखते हैं कि उच्च वर्ग के बहुत से लोग तब मैदानों की तरफ निकल भागे। करों का भुगतान न करने वालों को दास बनाकर रुहेलखंड में बेचा जाने लगा। खेतों के जो मालिक किसान लगान चुकाने में असमर्थ रहते थे या हीला हवाली करते थे, उन पर कोड़ों की मार पड़ती थी। कभी कभी तो गांव के बीच में सभी लोगों को बुलाया जाता था और सबके सामने उन्हें नंगा कर पीटा जाता। लोगों को पकड़ पकड़ कर रुहेलखंड के बरेली और बहेड़ी के बाजारों में ले जाया जाता और सपरिवार आबाल वृद्ध रुहेले, गुजरों, वन गुजरों, पठानों और डकैतों के हाथ बेच दिया जाता। सुंदर राजपूत स्त्री पुरुषों को अपने पास रखकर उन्हें व्यक्तिगत उपयोग में लाया जाता और फिर बाद में नेपाल भेज दिया जाता। वहां उन्हें खसिया कहा जाता था। इसी तरह गढ़वाल के लोगों को हरिद्वार में लगी मंडियों में बेच दिया जाता। ईस्ट इंडिया के अधिकारी जेबी फ्रेजर लिखते हैं कि इस दौरान गोरखाओं ने 2 लाख से ज्यादा मासूम बच्चों को अपनी मां से अलग कर हरिद्वार की मंडियों में महज 10 से 150 रुपए प्रति बच्चे की दर से बेच दिया। एडविन एटकिंसन अपने गजेटियर में लिखते हैं कि साल 1791 में सेनापति जोगामल ने कुमाऊं में भू राजस्व का पहला बंदोबस्त लागू किया।
उसने कृषि जमीन पर 1 रुपए प्रति एकड़ टैक्स लगाया। इसके साथ ही जिन पुरुषों की उम्र 18 साल से ऊपर थी उन्हें भी हर महीना 1 रुपए टैक्स देना होता था। जो ब्राह्मण किसान थे उन पर 5 रुपए टैक्स लगाया जाता। हालांकि ये टैक्स उन ब्राह्मण परिवारों पर ही लगाया जाता था जिनके खिलाफ मुखबिरों ने ये सूचना दी होती कि वो आजकल राजनीति पर कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। गोरखे कुमाऊं और गढ़वाल का सारा तांबा और सोना चांदी लूटकर नेपाल ले गए थे। तांबे के बर्तनों से उन्हें विशेष लगाव था और उनके द्वारा जारी किए हुए ताम्रपत्रों में भी विशेष प्रकार का तांबा इस्तेमाल होता था जो सुडौल और वजन में काफी भारी होता। यूरोप के महान यात्री हार्डविक और रेपर ने गोरखाओं के शासन के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं की यात्रा की थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब में गोरखाओं के कुकृत्यों का बड़ा ही हृदय विदारक वर्णन लिखा है। इन यात्रियों के अनुसार गोरखे जबरदस्ती घरों में घुसकर सारा अनाज लूट ले जाते थे और अगर कोई इनका विरोध करता तो खुकरी से उसकी हत्या कर देते। गढ़वाल में उनके अत्याचार यहाँ तक बढ़ गए कि हजारों लोग भूख से अकाल मौत के मुंह में चले गए। कई सालों तक लोगों ने जंगली तोड़, खिनुआ, तिमुले, हिसालू और कंडाली खाकर जीवन यापन किया। गढ़वाल पर ब्रिटिश विजय के तुरंत बाद गढ़वाल के गोरखाली सूबेदारों के शासन के बारे में कुछ जानकारी हमें जेबी फ्रेजर की डायरियों से भी मिलती है। वो लिखते हैं कि गोरखालियों के बारे में शिकायत करते हुए गढ़वाली लोग बहुत तैश में आ जाते थे, लेकिन इतने अत्याचार झेलने के बाद अब गढ़वालियों की आदतों और उनके विचारों में जो गुलामी आ गई है उसे लगता है कि उनमें शायद ही कभी प्रतिरोध या आजादी के लिए लड़ने की बात आ पाएगी। गढ़वाल के गांव गोरखालियों द्वारा किए गए विनाश की कहानी कहते हैं। हर तरफ बंजर खेत और खंडर झोपड़ियां दिखाई पड़ती है। केवल मंदिरों की जमीन पर अच्छी खेती दिखाई पड़ती है। इस पूरे क्षेत्र को देखकर ऐसा लगता है कि पूरे इलाके ने युद्ध की विभीषिका को पूरी तरह झेला है। ये तो हुए गोरखाओं के वो तमाम अत्याचार जो उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं पर राज करने के दौरान किए। अब लाजमी है कि जब उन्होंने राज किया तो उनकी कोई न्याय व्यवस्था भी रही होगी। न्याय व्यवस्था आम लोगों को दंड देने की एक प्रक्रिया है। जैसे आज के वक्त में भारत में भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी भी कहते हैं, उसके तहत सजा दी जाती है। उसी तरह गोरखाओं की क्या संहिता थी? प्रोफेसर अजय रावत लिखते हैं कि गोरखों की न्याय प्रणाली कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं थी, जैसे कि बाद में अंग्रेजों के समय हुई। गोरखों से पहले चंद राजाओं के समय भी न्यायालय नाम की कोई संस्था तो नहीं थी, लेकिन उस समय पंचायत प्रणाली चलती थी। चंद दरबार में मेहरा और फरत्याल, इन दो राजपूत दलों को राजा की मान्यता प्राप्त थी। उन्हें श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित नागरिकों की पगड़ी दी गई थी। वो जो भी फैसला करते उसी के अनुरूप दंड निर्धारित होता था। हालांकि मृत्यु दंड देने का अधिकार सिर्फ राजा को प्राप्त था, लेकिन गोरखों ने चंदों की नकल नहीं की। उनकी न्याय व्यवस्था प्रांतों के सेना कमांडर तय करते थे। अल्मोड़ा में उस समय गोरखों की एक अदालत जरूर थी, जिसके जज या न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। एटकिंसन के अनुसार 1805 के एक अदालती पत्र से मालूम चलता है कि किसी भी वाद को वादी जब पंचों की अदालत में पेश करता था तो बैठे हुए पंचों से दारू व बकरे का संकल्प लेकर अपने ऊपर पानी छिड़कवाया जाता था। अदालत शुरू होने से पहले ही दारू और बकरे का प्रबंध भोजन के लिए करना होता था। इसके अलावा अदालत में वादी और प्रतिवादी को बुलाकर उनकी परीक्षा ली जाती थी। अगर किसी गवाह के बयान पर संदेह पैदा होता तो उसके सिर में महाभारत का एक भाग हरिवंश उसके सही कसम खिलाने के लिए रखा जाता था। सही बयान देने के लिए हिंदू गवाह के सिर में हरिवंश रखने की यह प्रथा उत्तरवर्ती काल में अंग्रेजों के समय भी प्रचलित रही। जहां चश्मदीद गवाह नहीं मिलते थे या जमीन जायदाद के झगड़ों में गवाह सच नहीं बता पाते थे, वहां दिव्य या दीप नाम की अग्नि परीक्षा होती थी। इसके लिए 3 तरह के दिव्य प्रचलित थे। पहला गोला दीप, इसमें एक हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना पड़ता था। दूसरा कढ़ाई दीप, इसमें कढ़ाई में उबलते तेल में हाथ डालना पड़ता था। यदि हाथ जल गया तो दोषी और नहीं जला तो निर्दोष। तीसरा था तराजू का दीप। इस दिव्य के जरिए दोषी व्यक्ति को तराजू में पत्थरों से तोला जाता था। तोलने का ये समय शाम के लिए मुकर्रर होता था। जिन पत्थरों से उसे तोला जाता था उन पत्थरों को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया जाता। अगले दिन सुबह उन्हीं से फिर से उस दोषी को तोला जाता। अगर दूसरे दिन वो भारी हुआ तो निर्दोष और अगर हल्का हो जाता तो दोषी ठहराया जाता था। देहरादून में मौजूद गुरु राम राय दरबार के महंत को भी हत्या के एक जुल्म में कढ़ाई दीप का सामना करना पड़ा, जिससे उनके हाथ जल गए और उन्हें भारी दंड अदा करना पड़ा था। दिव्यजन फैसले को तत्काल दर्शकों के समक्ष एक पर्चे में दर्ज कर लिया जाता था और हारे हुए व्यक्ति से उसकी संपत्ति के अनुसार दंड वसूला जाता।
व्यवसाय और उत्तराधिकार के मामलों में भी पंचायत बैठती थी, जिसमें कागज के 2 बराबर टुकड़ों में वादी और प्रतिवादी के नाम लिखकर उन्हें न्याय के देवता गोलू के थान या मंदिर में रखा जाता था। इसके बाद लंबी शिखा वाला पुरोहित उनमें से एक को पकड़ता था। जो नाम पहले आ गया वो जीतता था। मंदिर में कसम खाने, बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाने या विवादित वस्तु को ही न्याय के देवता के मंदिर में रखकर भी फैसले होते थे। ब्रिटिश कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर G.W. टेल ने भी अपनी किताब में गोरखाओं के न्याय के कई अन्य तरीके बताए हैं। उनके अनुसार सबसे पहला तरीका है तीर का दीप। इसमें अभियुक्त को पानी के तालाब में अपना सिर तब तक डुबाए रखना पड़ता जब तक कि दूसरा व्यक्ति छोड़े गए बाण के ठीक पास तक पहुंचकर वापस ना आ जाए। दूसरा तरीका उन्होंने बताया बोंक काटी हारिया का दीप। इसमें गोरखाली सुब्बा पानी से मामला हल करते थे। दोनों पक्षों के ऐसे लड़कों को पानी के कुंड में डुबाया जाता जिन्हें तैरना ना आता हो। इनमें जो देर तक पानी में रहकर जीवित रहता वो विजयी घोषित होता। हालांकि इन सभी तरीकों में बहुत कम लोग जीवित बच पाते थे। इसके अलावा देशद्रोह के लिए मौत की सजा मिलती थी और यदि कोई ब्राह्मण किसी की हत्या कर देता तो उसे देश निकाला किया जाता। ये दंड मनुस्मृति के अनुरूप था। अन्य अपराध करने पर ब्राह्मण की संपत्ति जब्त की जाती थी और जुर्माना भी वसूला जाता था। चोरी में पकड़े गए ब्राह्मण की शिखा काट दी जाती थी और कभी कभी उसके जनेऊ भी उतार ली जाती थी। गोरखे अपने निजी ब्राह्मणों, मिश्र और उपाध्याय के अलावा कुमाऊं के अन्य ब्राह्मणों की कद्र नहीं करते थे। चंदों के समय तो पेड़ पर लटकाकर या सिर कलम कर मृत्यु दंड दिया जाता था, लेकिन गोरखों ने अपराधी को सूली पर चढ़ाने के अलावा उसके अंग भंग द्वारा भी दंडित करने की प्रथा चलाई। गोरखों के समय हर किसी जाति को मौत की सजा का सामना करना पड़ता था। अपराधियों को आतंकित करने के लिए उनके हाथ व नाक काट लिए जाते। किसी महिला से अवैध संबंध रखने पर पुरुष को मौत की सजा मिलती और महिला की नाक काट ली जाती। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार से जुर्माना वसूला जाता। हालांकि चंदों के समय भी कुमाऊं के समाज में कुछ ऐसी कुप्रथा चली आ रही थी जिसमें पति का अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार माना जाता। अगर कोई अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लेता तो उसे छूट थी कि वो अपनी पत्नी और उस पुरुष की हत्या कर दे और राज्य से उसे कोई दंड नहीं मिलता। गढ़वाल और कुमाऊं को गोरखानी से मुक्ति तब मिली जब अंग्रेजों के साथ गोरखाओं का युद्ध हुआ। उस वक्त नेपाल में प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के संरक्षण में राजकाज चल रहा था। भीमसेन थापा के नेतृत्व में नेपाल ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए तराई के पूर्व गोरखपुर में करीब 200 गांवों पर कब्जा कर लिया था। इसी को लेकर साल 1814 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। कई महीनों चले इस युद्ध का अंतिम मोर्चा देहरादून में खलंगा के किले के लिए लड़ा गया। ये एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें 500 गोरखा सैनिक किले की पहरेदारी कर रहे थे। इन सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। मेजर जनरल रोलो जिलेस्पी ने खलंगा और नाला पानी के किलों में एक साथ हमला कर दिया, लेकिन गोरखाओं की खुकरियों की मार से अंग्रेज सेना में भगदड़ मच गई और जनरल जिलेस्पी की मौत हो गई। बाद में तोपों की मदद से अंग्रेजों ने इस अंतिम मोर्चे को भी जीत लिया। इस युद्ध में 420 गोरखा सैनिक मारे गए। गोरखा ये युद्ध हारे जरूर थे, लेकिन दुनिया के युद्ध इतिहास में इसे सबसे खतरनाक युद्ध की श्रेणी में आज भी याद किया जाता है। अंग्रेजों ने भी बाद में इस युद्ध में लड़े सेनापति बलभद्र सिंह थापा और अन्य गोरखा सैनिकों की बहादुरी की याद में खलंगा में ही एक वॉर मेमोरियल बनवाया, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इसी युद्ध के बाद 27 अप्रैल 1815 को अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गार्डनर, बमशाह, चामू भंडारी और जश मदन थापा के नेतृत्व में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संधि हुई, जिसे सिगोली की संधि कहा गया। इस संधि के बाद गोरखों का राज गढ़वाल और कुमाऊं से खत्म हुआ। गढ़वाल को अंग्रेजों ने राजा प्रद्युमन शाह के बेटे सुदर्शन शाह को विशेष संधि के साथ सौंप दिया, जिसे अलकनंदा की संधि कहा गया। इस संधि की भी एक खास कहानी है। असल में गोरखों को गढ़वाल से भगाने के बाद अंग्रेजों ने राजा सुदर्शन से युद्ध हर जाने के रूप में बड़ी रकम मांगी। राजा सुदर्शन शाह ये रकम चुकाने में असमर्थ था, लिहाजा अलकनंदा की संधि के तहत ये तय हुआ कि अब अलकनंदा के पश्चिमी इलाके यानी टिहरी और उत्तरकाशी पर ही राजा का राज रहेगा। वहीं कुमाऊं में गोरखों के जाने के बाद अंग्रेजों ने खुद ही वहां की सत्ता अपने हाथों में ले ली और एडवर्ड गार्डनर वहां के पहले कमिश्नर नियुक्त हुए। हमारे सहयोगी मनमीत का लिखा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही 12 मासों को सपोर्ट करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप स्टार देकर हमें सहयोग कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो थैंक्स का बटन दबाकर
या डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल के जरिए भी हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम लाते रहे पहाड़ों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां बारहमासा।